इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पर्टर्बेशन मेथड पढ़ा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पर्टर्ब करके तो हम किस तरह उसके जो एनालिटिकल अप्रॉक्सीमेशन है यानी उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर ना फाइंड कर सकें तो एनालिटिकली उसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हम पर्टर्बेशन मेथड को अप्लाई करके कैसे हम कर सकते हैं। तो वो उसमें जो स्मॉलर टर्म हम ऐड करते हैं या स्मॉलर टर्म होती है वो एज अ पर्टर्ब्ड पैरामीटर ले लेते हैं और फिर उस पर्टर्ब्ड पैरामीटर को लेके तो फिर हम पर्टर्बेशन यूज वो तो उधर हमने एक स्मॉलर टर्म ऐड की थी और फिर उसके बाद हमने उस पर अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमारे पास गिवन प्रॉब्लम हो और उसको हम उसमें पर्टर्बेशन पैरामीटर कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे उसमें पर्टर्बेशन लगा के उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यानी कि पर्टर्बेशन पैरामीटर के लिए प्रोसीजर क्या होगा कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सारी तो हम उसको नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास पर्टर्ड पैरामीटर आ जाएगा और उस पैरामीटर को यूज़ करके तो फिर उसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। In order to use perturbation method, the problem must be changed to non-dimensional form। यानी perturbation method यूज़ करने के लिए हम प्रॉब्लम को नॉन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम जब बनाते हैं बनाने के लिए हमें उसके डायमेंशनैलिटी को ख़त्म करना पड़ता है और डायमेंशन लेस प्रॉब्लम वो बनाना पड़ता है। तो डायमेंशन को प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके तो हम उसको डायमेंशन लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो दैट एनी स्मॉल पैरामीटर्स इन द प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड। कि कोई भी जो नॉन डायमेंशनल फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर जो स्मॉल पैरामीटर है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्मॉल पैरामीटर है और इसके थ्रू हम उस पर पर्टर्बेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। Let y be the distance from the earth surface to a rocket shot straight up into the air। सपोज कोई रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाता है कि एयर में, तो और उसके y किसी भी टाइम t पे उसका जो डिस्टेंस है रॉकेट का एयर में अर्थ सरफेस से वो y है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। सपोज कैपिटल आर हमारे पास रेडियस है अर्थ का, जी द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एम मास ऑफ द रॉकेट है। इफ़ वी निगलेक्ट ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और बहुत सारी फोर्सेज, अगर सारी फोर्सेज निगलेक्ट करते हैं सिर्फ हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी रखते हैं तो वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो F इज इक्वल टू जिस तरह हम कहते हैं mg(m1 m2 और r स्क्वायर वो लिखते हैं तो वो हमारे पास उससे F(ma) के इक्वल आएगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा my डबल प्राइम इज इक्वल माइनस mg r स्क्वायर प्लस वाई आर होल स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस वो 0 होगा और y डैश ऑफ 0 जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी होती है। तो वो ये वेलोसिटी इसका मतलब है कि v नॉट जिस इनिशियल वेलोसिटी से तो वो रॉकेट जो स्पेस में वो छोड़ा गया है। वी रीस्केल द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग, पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको अल्फ़ा एक्स का नाम दे देते हैं और t जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बीटा टॉ का नाम दे देते हैं जी। वेयर एक्स इज द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, टा इज द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अल्फा एंड बीटा आर स्केलिंग कांस्टेंट्स, यानी कि ये स्केलिंग कांस्टेंट्स हैं जो स्केलिंग फैक्टर हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें ये इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू अप्लाई करके यानी वाई और एक्स का रिलेशन हम कर रहे हैं कि इनकी ये कोई पैरामीटर की वैल्यू से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। नोट दैट वी वांट अल्फ़ा टू हैव द सेम यूनिट्स एज वाई एंड बीटा टू हैव द सेम यूनिट्स एज टी। और क्योंकि डायमेंशन लेस प्रॉब्लम बनाने के लिए अल्फ़ा की वही यूनिट्स होनी चाहिए। अल्फ़ा की यूनिट्स जैसे हमारे पास वाई की यूनिट्स हैं वही होंगी और टी की हमारे पास बीटा की वही यूनिट्स होंगी जो टी की होंगी।
क्योंकि ये दोनों बाकी दोनों जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो डायमेंशन लेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सो दैट द न्यू वेरिएबल विल बी डायमेंशन लेस। अगर इनकी डायमेंशन एक जैसी हो जाए तो डायमेंशनैलिटी ये इक्वल हो जाएगी, ये डायमेंशन इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये डायमेंशनल फिर डायमेंशन लेस प्रॉब्लम बन जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में एक्स यहाँ से लिखे तो ये वाई और अल्फ़ा आ जाता है, तो ऊपर जो वाई की जो डायमेंशन होगी वो ही नीचे जब अल्फ़ा की डायमेंशन होगी तो वो दोनों डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो एक्स एक डायमेंशन लेस नंबर बन जाएगा। इसी तरह टा इज इक्वल टू टी और बीटा लें तो जो टी की डायमेंशन होगी वही नीचे बीटा की डायमेंशन होगी, तो इस तरह जो दोनों डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट होंगे, टा डायमेंशन लेस हो जाएगा। बाय द चेन रूल डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी पे जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो टी की जगह पे यानी ये पुट कर देंगे बीटा टा और वाई की जगह पे अल्फ़ा एक्स, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टा स्क्वेयर। तो इस तरह हमने इसको यानी और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद प्रॉब्लम में हमारे पास इधर जो है वो वाई जहाँ पे आ रहा है तो वाई के लिए हम वही चीज़ वाई के लिए वाई किसके इक्वल है जी अल्फ़ा एक्स के, वो चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब जो इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ ज़ीरो वाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है तो वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल अल्फ़ा टाइम एक्स ऑफ ज़ीरो, तो एक्स ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो आ जाएगा। वाई डैश जब कैलकुलेट करेंगे डी वाई बाई डी टी तो वो किसके इक्वल आएगा अल्फ़ा इंटू एक्स डैश के, तो ये वी नॉट के इक्वल है तो एक्स डैश ऑफ ज़ीरो फिर वी नॉट ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। तो इधर ये हमने लिख दिया जी वी नॉट अल्फ़ा ओवर हमारे पास सॉरी अल्फ़ा ओवर वाई डैश हमारे पास जब हम वाई डैश यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू डी एक्स बाई डी टी जब आएगा तो डी एक्स बाई डी टी की जगह पे फिर हम दोबारा डी एक्स बाई डी टा इंटू डी टा बाई डी टी जब करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह ये रिलेशन आ जाएगा डी एक्स बाई डी टा एट ज़ीरो इंटू वी नॉट, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। जब इसको इधर लेके आएंगे डी एक्स बाई डी टा सिंपल वैल्यू ये आ जाएगी एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू दिस। देयर आर सेवरल वेज टू चूज अल्फा एंड बीटा टू मेक द प्रॉपर डायमेंशन लेस के, ये तो एक हमने लिया है तो बहुत सारे वेज है जो डायमेंशन लेस प्रॉब्लम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके तो हम प्रॉब्लम को डायमेंशन लेस बना सकते हैं। वी टेक द फॉलोइंग अप्रोच फर्स्ट eliminate the parameters in the initial conditions by making alpha is equal to beta nu naught, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक अल्फ़ा आ रहा है और एक बीटा आ रहा है, तो हम सपोज़ करते हैं पैरामीटर्स हम एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से एक कंडीशन बनाई जा सकती है कि अल्फ़ा अगर बीटा न्यू नॉट के इक्वल आ जाए तो डी एक्स बाई डी टा ज़ीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ये इनिशियल कंडीशन सिंपल बन जाएगी। तो इस तरह हम सपोज़ करते हैं कि अल्फ़ा जो है वो बीटा न्यू नॉट के इक्वल है, तो हमारा प्रॉब्लम देखिए इस सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स बाई डी टा ज़ीरो इज इक्वल टू 1। द चॉइस बीटा गिव्स बीटा द यूनिट्स ऑफ टाइम, क्योंकि बीटा की जो चॉइस है वो बीटा हमारे पास डायमेंशन जो है वो यूनिट टाइम की डायमेंशन देगा। क्यों टाइम की डायमेंशन देगा? क्यों वी नॉट हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड और नीचे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो इसकी बीटा की डायमेंशन वही आएगी जो टाइम की डायमेंशन है, तो वही इधर होना चाहिए था। हमने कि क्या कहा था कि बीटा की वही डायमेंशन होनी चाहिए जो टाइम की डायमेंशन है। एंड रिजल्ट्स इन द डायमेंशन लेस इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टा स्क्वायर डायमेंशन लेस इक्वेशन में ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी आर एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा जी -1, क्योंकि जी यहाँ से जब वैल्यू बीटा जी की वैल्यू वी नॉट एक ये भी लिखेंगे और ये वी नॉट लिखेंगे, वी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास
आ जाएगा। नो इफ़ वी स्केयर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज स्मॉल, अगर हम कहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका जो स्केयर है वो स्मॉल एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम कहते हैं कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपैरिजन है वो वेरी स्मॉल है, तो फिर ये एक एप्सिलॉन, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एप्सिलॉन एक वेरी स्मॉल पैरामीटर बन जाएगा। द रिज़ल्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन इज़ अ डायमेंशनलेस प्रॉब्लम विद अ स्मॉल पैरामीटर, तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये एक डायमेंशनलेस प्रॉब्लम बन जाएगा विद स्मॉल पैरामीटर एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, न्यू नॉट स्क्वायर ओवर जी आर। तो इस तरह हमने डायमेंशनलेस प्रॉब्लम है इसको कन्वर्ट कर लिया विद स्मॉल पैरामीटर एप्सिलॉन। Note that the process of making the problem dimensionless has reduced the number of parameters 4 to 1। तो देखें कि अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं जी आर एम वो सारे जो हैं ये एक ही पैरामीटर एप्सिलॉन में रिड्यूस हो गया, बाकी कोई पैरामीटर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। Note that we have a problem with a small parameter, we can compute a perturbation series that will provide much useful information about the solution when q is small। तो हम perturbation series solution हम फाइंड कर सकते हैं, जब यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में जबकि स्मॉल होगा। अब परटर्बेशन सीरीज सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं जी, परटर्बेशन सीरीज सॉल्यूशन उसी तरह परटर्बेशन सीरीज लिख दी, एक्स टॉप एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ टॉप प्लस एप्सिलॉन एक्स वन ऑफ टॉप प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स टू ऑफ टॉप। तो जब ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये डेरिवेटिव इस तरह इन्वॉल्व होंगे और राइट साइड पे इसकी फॉर्म में आ जाएगा। और इनिशियल कंडीशन जब यहाँ पे लिखें तो एक्स नॉट ऑफ ज़ीरो एप्सिलॉन एक्स वन ऑफ ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स थ्री ऑफ ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें जब सारी चीज़ें ये पुट करेंगे तो यही तीनों कंडीशन बनेगी। एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया परटर्बेशन सीरीज़, ये सीरीज़ पुट कर दी, इधर डेरिवेटिव की जगह पे ये सीरीज पुट कर दी, फिर x ऑफ ज़ीरो जो है उसकी जगह पे ये सीरीज़ इधर पुट कर दी, फिर x डी एक्स बाई डी टी की जगह टा की जगह पे ये सीरीज़ पुट कर दी हमने। In order to equate the coefficients of like powers of epsilon in the differential equation, we must change the right hand side into a series in powers of epsilon। तो इक्वल हमें इक्वेट करने के लिए एप्सिलॉन की सेम पावर इक्वेट करने के लिए हमें पहले तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास कुछ स्क्वायर आ गया है, तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्क्वायर अप टू सो ऑन इस फॉर्म में अगर कोई टर्म्स होगी तो फिर हम इसके साथ हम इक्वेट कर सकते हैं इसको। तो हम बाइनोमियल सीरीज़ देखते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, वन प्लस जेड पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन जेड एन, यानी इस तरह एक्सपेंड की जा सकती है। और ये सीरीज़ हमें पता है कन्वर्ज करती है फॉर जेड का मॉड इज़ लेस दैन वन, तो वे विद जेड हमारे पास इसके इक्वल एप्सिलॉन एक्स नॉट। अब यहाँ पे देखें तो z हमारे पास इसके इक्वल एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी जब हम इसमें ये सीरीज़ अप्लाई करेंगे। अब जब हम इक्वेट करेंगे दोनों टर्म्स को, पहले एप्सिलॉन ऐसी टर्म इक्वेट करते हैं यानी जिसमें एप्सिलॉन इन्वॉल्व हो रहा है सिर्फ, तो जब एप्सिलॉन वाली टर्म इक्वेट करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स वन बाई टा, वैसे डी स्क्वायर एक्स नॉट बाई डी टॉ स्क्वायर एप्सिलॉन के बगैर जब करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स नॉट बाई डी टॉ स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा जी माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। और इसके लिए जो इनिशियल कंडीशन होगी एक्स नॉट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स नॉट बाई डी टॉ इज इक्वल टू वन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक्स नॉट इज इक्वल टू टा माइनस टा स्क्वायर बाई टू। अब जब फिर एप्सिलॉन के हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, जिस तरह इससे पहले लेक्चर में भी देखा है, तो एप्सिलॉन के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टा स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट में जब ये टर्म ऐड होगी तो ये आएगा टा माइनस टा स्क्वायर बाई टू, और इसके लिए इनिशियल कंडीशन आ जाएंगी एक्स वन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स वन बाई डी टा इज इक्वल टू
ज़ीरो। अब ये सेकंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है नॉन होमोजीनियस। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा x1 इज इक्वल टू टा क्यूब ओवर 3 माइनस टा पावर 4 ओवर 12। फिर इसी तरह x2 के लिए एप्सिलॉन स्क्वायर के लिए जब कंपेयर करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब x1 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, x0 भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो फिर जब वो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 ऑफ टा प्लस इज इक्वल टू माइनस टा पावर 4 प्लस 11 टा पावर 5। अब टा हमारे पास फॉर ब्रेविटी लेट्स इंक्लूड ओनली टर्म्स थ्रू एप्सिलॉन इन द परटर्बेशन सीरीज, यानी हम इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन इसकी परटर्बेशन सीरीज़ में यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर और हायर आर्डर टर्म हम आगे निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये एप्सिलॉन के बगैर फिर एप्सिलॉन प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि हम देखते हैं कि एप्सिलॉन स्क्वायर जो है एप्सिलॉन स्क्वायर के जब कंपेयर करते हैं तो वो टा की हायर आर्डर टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए टा हम स्मॉल आर्डर रखते हैं और टा इज़ लेस दैन और इक्वल टू टी एप्सिलॉन। कोई टाइम हम ले लेते हैं, यानी टा पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि कोई टी एप्सिलॉन होगा, वे टी एप्सिलॉन इज़ द टाइम व्हेन द रॉकेट रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस। तो टी मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि रॉकेट स्पेस में इनफाइनाइट टाइम के लिए या परमानेंटली तो नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो उसने वापस आना है। तो जो अपर बाउंड होगा टा के लिए वो होगा वो टाइम जिस पे रॉकेट जो है वो अर्थ सरफेस पे वापस आ जाता है। नोट दैट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज एक्चुअली इन्वॉल्व द एक्सप्रेशन एप्सिलॉन स्क्वायर टा पावर 4 एप्सिलॉन स्क्वायर टा पावर 5 एप्सिलॉन स्क्वायर टा 6। जो टर्म है वो टा 4, 5, 6 में इन्वॉल्व हो रही है, बट डिपेंडेंस ऑन टा कैन बी सप्रेस्ड हेयर सिंस टा वेरीज ओवर अ बाउंडेड इंटरवल। तो ये जो टा है, टा पे जो डिपेंड कर रही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लगाई जा सकती है, यहाँ पे ये जो है क्योंकि टा जो वेरी कर रहा है वो ओवर द बाउंडेड इंटरवल वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे कोई उसकी पार्टिकुलर वैल्यू होगी। तो एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन क्यूब और एप्सिलॉन अप टू सो ऑन वो सारी फिर नेगलेक्ट की जा सकती हैं। इन द ओरिजिनल वेरिएबल द परटर्बेशन सीरीज इज, जब हम इसको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे, एप्सिलॉन की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इसका जो परटर्बेशन सीरीज सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा। द एक्सप्रेशन वी नॉट ऑफ टी माइनस जी टी स्क्वेयर बाई 2, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द रॉकेट इफ़ वी अज्यूम दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। ये जो दो टर्म्स हैं ये रॉकेट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पेस में किसी भी टाइम, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये वही इक्वेशन है जो न्यूटन की सेकंड लॉ की इक्वेशन है, एस इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट टू टर्म बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी से ही हम डिस्टेंस फाइंड करते होते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस या पोजीशन, इसीलिए ये जो फर्स्ट टू पोजीशंस हैं, ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये इसी तरह रॉकेट की पोजीशन को किसी टाइम टी पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, जब जी हम अगर कांस्टेंट रखें तो ना। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द परटर्बेशन सीरीज इज पॉजिटिव। ये जो है ये हमारे पास ये पॉजिटिव सेगमेंट कोई बन रहा है, पॉजिटिव टर्म बन रही है। द फर्स्ट आर्डर करेक्शन, ये हमारे पास यानी फर्स्ट आर्डर करेक्शन फैक्टर है कि अगर हम फर्स्ट आर्डर से एप्सिलॉन से इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो उसके लिए ये करेक्शन फैक्टर होगा, रिवीलिंग दैट द रॉकेट एक्चुअली फ्लाइज हायर ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिमिनिशेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ये करेक्शन फैक्टर किस वजह से इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, जो रॉकेट ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरी करेगी, कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर अगर वो ग्रेविटेशनल पुल से चला जाता है तो फिर जी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल हमारे पास ये करेक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल जो है ये उसको करते हुए, उसको सोचते हुए कि ग्रेविटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ग्रेविटी जब चेंज हो रही है किसी भी टाइम टी पे तो ये सात फैक्टर जो है वो ऐड कर दिया जाता है उसके।